हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री लाइफ स्टाइल पर। मित्रों, आज हम लोग प्रस्तुत करने वाले हैं यूट्यूब पर एक ऐसा धमाकेदार वीडियो जो कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पर आधारित प्रश्न, जिन पे वनडे एग्ज़ाम हो या टीचिंग एग्ज़ाम हो या रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम हो, उनमें बार बार पूछे जाते हैं। तो आज हम टॉपिक वाइज के अंतर्गत आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं संविधान के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंतर्गत, जो हमारे संविधान में शामिल है। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो चलते हैं, संविधान के नीति निर्देशक तत्व क्या है, इसमें क्या प्रश्न बनता है, क्या चीज़ें इसमें शामिल किया गया है, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ने। संविधान के चौथे भाग में सन्निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तावित आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना हेतु मार्गदर्शन के लिए राज्य को निर्देश दिए गए हैं। तो हमारे संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं, ये क्यों शामिल हैं? ये शामिल हैं क्योंकि जो हमारे देश के जो राज्य हैं, विभिन्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, वे अपने यहाँ जो लोकतंत्र की स्थापना है उसके मार्गदर्शन के लिए, यानी आप किस तरह से वहाँ की शासन प्रणाली को चलाएंगे, ये राज्यों को एक प्रकार का क्या है, निर्देश दिया गया है कि आप इसी तरह शासन प्रणाली को स्थापित करें। हालांकि ये प्रकृति में न्यायोचित नहीं है, परंतु राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि कानून और नीतियां बनाते समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाए। मतलब कि जरूरी नहीं है कि जो नीति निर्देशक तत्व में जो जितनी चीज़ें शामिल हैं उनको अक्षरशः, मतलब होता है पूर्णतः लागू किया जाए, लेकिन तब भी एक सीमा तक केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश देती है कि आप लोग इसको लागू करिए। फिर नीति निर्देशक तत्व क्यों शामिल किया गया? गांधी जी के विचारों को इस भाग में वरीयता दी गई है, जैसे पंचायतों का गठन, कुटीर एवं हथकरघा उद्योग। कुटीर माने होता है लघु उद्योग, जो गांव में छोटे छोटे उद्योग होते हैं, जैसे तेल पेरना, आटा चक्की, धान, रस्सी बुनना, गुड़ तैयार करना। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कुटीर उद्योग। एवं हथकरघा उद्योग क्या होता है? ये होता है कपड़ा बुनाई करना, चटाई बुनना, दरी बनाना। तो ये क्या आपके किसके अंतर्गत आता है? हथकरघा उद्योग में। प्रोत्साहन देना। मद्य निषेध माने होता है शराब की बंदी करना। गौ हत्या निषेध, गाय की हत्या न किया जाए। अनुसूचित जाति और जनजाति का उत्थान करना। तो महात्मा गांधी के जो ये सर्व प्रमुख विचार थे, इसको नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि महात्मा गांधी के विचारों को संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है, या मौलिक कर्तव्य में, या मौलिक अधिकार में? तो किस में किया गया है? तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। आगे क्या है? यह एक सकारात्मक अधिकार है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह सरकार को आदेश देती है कि आप अपने राज्य के नागरिकों के लिए ऐसी व्यवस्था को करिए। प्रसिद्ध विद्वान के.टी. शाह का कथन है कि राज्य नीति निर्देशक तत्व उत्तर दिनांकित चक है, जिन्हें राज्य अपनी मर्जी से भुनाता है। तो ये आपका एग्जाम में ये परिभाषा पूछा जा सकता है। तो इस परिभाषा को देने वाले व्यक्ति कौन थे? के.टी. शाह जी ने इस बात को कहा था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इन्हें अनूठी विशेषता बताया है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो इन विद्वानों की परिभाषा को समझिएगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसे क्या कहते हैं? अनूठी विशेषता बताते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन इसे मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान की मूल आत्मा कहते हैं। टी.टी. कृष्णमाचारी ने इन्हें भावनाओं का स्थायी कूड़ा घर कहा है। इस परिभाषा को किसने कहा है? टी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है ना। अब 42वें संविधान संशोधन 1976 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई, परंतु मिनर्वा मिल केस 1980 में उच्चतम न्यायालय ने निर्देशक तत्वों को एक बार फिर मौलिक अधिकारों के अधीनस्थ बताया। इस केस में व्यवस्था दी कि भारतीय संविधान मूल अधिकार और राज्य नीति निर्देशक के बीच संतुलन करता है।
42वें संविधान संशोधन के द्वारा नए निदेशक तत्व अनुच्छेद 39 का 43 का 43 का ख 48 का क 51 का क को जोड़ा गया। याद रखें, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 36 राज्य की वही परिभाषा देता है। अब देखिए इसमें क्या है कि क्या क्या शामिल किया गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इसमें नीति निदेशक तत्व शामिल है। अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि राज्य की वही परिभाषा जो अनुच्छेद 12 में दी गई है, ये राज्य की वही परिभाषा है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा संधि बाध्यताओं के प्रति आधार बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा प्रोत्साहन देना। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। अनुच्छेद 37 कहता है कि नीति निदेशक तत्व सिद्धांत जो है कानून किसी भी अदालत में लागू नहीं किया जाता। तो मतलब कि आप नीति निदेशक तत्व को लागू करने के लिए किसी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो मौलिक अधिकार है उसको लागू कराने के लिए आप उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में जा सकते हैं। तो ये बात समझिएगा कि नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है। यानी नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है और मौलिक अधिकार वाद योग्य है। ओके फ्रेंड्स, अनुच्छेद 38 कहता है कि नागरिकों के कल्याण के लिए सुरक्षित सामाजिक व्यवस्था स्थापित किया जाए। अनुच्छेद 39 कहता है कि जीविकोपार्जन योग्य रोजगार प्रदान करना, संसाधनों का समान बंटवारा करना, उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, पुरुष और स्त्रियों के लिए समान वेतन। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत पूछता है कि पुरुष और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ये संविधान के किस भाग में शामिल है। तो ये संविधान के नीति निदेशक तत्वों में शामिल है। अगला है कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का संरक्षण तथा बच्चों के शोषण को रोकना, बच्चों के विकास और सम्माननीय जीवन यापन के लिए अवसर उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 39 का कहता है कि निर्धनों को मुफ्त न्यायिक सहायता प्रदान किया जाए। मतलब कि संविधान के नीति निदेशक तत्व में व्यवस्था किया गया है कि कोई गरीब तबके या मजदूर वर्ग का कोई लोग है जिसको न्यायालय में किसी मुकदमे को लड़ने की ज़रूरत आन पड़ी है, तो सरकार का कर्तव्य है कि वह उसको उचित रूप से सहायता करे, उसके मुकदमे को लड़ने के लिए अपनी तरफ से वकील की व्यवस्था करे। ये आपके किस में है? अनुच्छेद 39 के काम में है। अगला है अनुच्छेद 40 कहता है कि पंचायतों की स्थापना की जाए। जो हमने कल चर्चा किया था कि ग्रामीण स्तर पर जो पंचायतें होती हैं और शहरी स्तर पे जो नगर निगम, नगर पंचायत और आपका ये नगर पालिका होती है, तो ये सारी चीज़ों की जो व्यवस्था करने का जो ढंग है ये अनुच्छेद 40 में दिया गया। ये पिछले साल पेट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचायतों की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है, तो ये आप ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया गया है। तो ओके फ्रेंड्स, अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बेरोजगारों, दिव्यांगों, वृद्धजनों, बीमारों आदि की सामाजिक सुरक्षा एवं वृद्धावस्था में पेंशन प्राप्त करने का अधिकार है। तो जो वृद्धावस्था एवं सामाजिक सुरक्षा का जो पेंशन मिलता है ये संविधान के किस अनुच्छेद मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये आपका अनुच्छेद 41 के दौरान मिल दिया जाता है। यानी 41 के अंतर्गत जो है पेंशन की व्यवस्था वृद्ध लोगों के लिए किया गया है। अनुच्छेद 42 कहता है कि किसी भी कार्य के लिए न्यायोचित एवं मानवोचित वातावरण होना चाहिए, प्रसूति सहायता का उल्लेख भी होना चाहिए। अनुच्छेद 43 कहता है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रबंध, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। यानी अनुच्छेद 43 आपका कहता है कि जो मजदूर हैं उनके कार्य के लिए व्यवस्था किया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, उनको और भी अधिक संख्या में स्थापित किया जाए। जो आपका नरेगा यानी जो मनरेगा है, ये जान लीजिए अनुच्छेद 43 के अंतर्गत ही इसको चलाया जा रहा है। आप समझ रहे हैं ना, मनरेगा मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम। आगे है
अनुच्छेद 43 का कर्मकारों को प्रबंधन में हिस्सेदारी दिया जाए। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि जो भी फैक्ट्री हो या कंपनियां हों उसमें सभी का थोड़ा थोड़ा अंश होना चाहिए, ताकि उनको लगे कि हाँ ये हमारी कंपनी है, इसके लिए हम और अच्छी मेहनत करें, ईमानदारी से कार्य करें, भ्रष्टाचार को बढ़ावा न दें। तो ये जो कर्मकारों का प्रबंधन मान्य होता है कि किसी भी कंपनी में जो श्रमिक लगे हुए हैं उनकी भी थोड़ी बहुत उसमें निवेश होनी चाहिए। अनुच्छेद 43 का ख सहकारी समितियों का गठन करने के लिए कहता है। सहकारी समिति माने क्या होता है, इसमें प्राइवेट यानी निजीकरण और सरकारी दोनों लोगों की व्यवस्था होती है। दोनों लोग मिलजुल कर इन कंपनियों को चलाते हैं। जैसे हमारा इफ़को हुआ, अमूल डेयरी हुआ, तो ये सब जो उद्योग हैं सहकारी कंपनियों के उद्योग हैं। अनुच्छेद 44 कहता है समान आचार संहिता। समान आचार संहिता मतलब होता है कि हमारे देश के जो नागरिक हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, पंथ के हों या विचारधारा के हों, उन लोगों के लिए या उन सभी के लिए एक समान कानून की व्यवस्था किया जाए। तो अनुच्छेद 44 यह कहता है कि सभी नागरिकों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाए, उनके जो नियम हों, जो कानून हों, जो व्यवस्थाएँ हों, वो समान रूप से संचालित हों। अनुच्छेद 45 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया जाए। तो जो 14 वर्ष से कम बच्चे हैं यानी 6 से 14 वर्ष तक के, इनके लिए अनिवार्य शिक्षा एवं फ्री एजुकेशन का व्यवस्था जो है अनुच्छेद 45 के अंतर्गत किया जाए। अनुच्छेद 46 कहता है कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों, दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा एवं आर्थिक हितों की अभिवृद्धि माने होता है विकास किया जाए। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 46 के अंतर्गत कहा गया है। अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाए, सुधार किया जाए, शिक्षा और आर्थिक हितों की वृद्धि की जाए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं, मदिरा माने शराब के दुरुपयोग पर रोक लगाया जाए। अनुच्छेद 48 कहता है कि गौ हत्या पर निषेध हो, कृषि पशुपालन या अन्य जीवों की सुरक्षा की जाए। तो देखिए जो योगी सरकार गाय को न मारने का जो नियम पारित किया है, देखिए अनुच्छेद 48 में स्पष्ट लिखा गया है, इसलिए इसका विरोध कोई भी आदमी नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण करता है, संवर्धन है, वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा करता है। यानी अनुच्छेद 48 का बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ये हमारे पर्यावरण को बचाने का कार्य करता है। कोई भी पर्यावरण का जो ऐसा व्यक्ति है जो कि पर्यावरण को सुरक्षित करता है, तो अनुच्छेद 48 के अंतर्गत उसको यह अधिकार प्राप्त है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करने के लिए निर्देश देता है। राष्ट्रीय महत्व स्मारक माने जैसे लाल किला हुआ, ताजमहल हुआ, या राजस्थान के जितने बड़े बड़े महल हैं, इन मंदिर हैं, इन सब को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी जो पुरातत्व विभाग को दिया गया है, ये अनुच्छेद 49 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है कि राज्य लोक सेवाओं में कार्यपालिका का तथा न्यायपालिका का आपस में पृथक्करण करेगा। यानी जो कार्यपालिका माने होता है जो हमारे सरकार के कामकाज हैं, और जो न्यायपालिका जो हमारे न्यायालय हैं, उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब के बीच का जो अधिकार का क्षेत्र है उसमें स्पष्ट बंटवारा किया गया है। कोई किसी के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं दे सकता है। इसकी व्यवस्था जो है अनुच्छेद 50 में बेहतर तरीके से किया गया है। याद रखें, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लेखित मानवाधिकार के सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 12 से 51 जो कि नीति निदेशक तत्व है, एवं अनुच्छेद 12 से 35 जो कि मूल अधिकार में भी शामिल किया गया है। तो दोस्तों, ये थे आज हमने आप लोगों को समझाया, बताया कि संविधान के नीति निदेशक तत्व क्या हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, किस अनुच्छेद में क्या व्यवस्था किया गया है, सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से आप लोगों को डिस्कस करके बताया। तो दोस्तों, ये जो हमने लेख लिया था, ये लेख लिया गया है राजू सर के लेख पर, जो कि सरकारी शिक्षक हैं एमपी सरकार में। तो आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। इसलिए हम वीडियो के बीच में कभी नहीं कहते हैं कि हाँ आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, या जो हमारे नए विजिटर हैं, नए श्रोता, नए दर्शक हैं, वो वीडियो को सब्सक्राइब करें या चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्लीज़ कृपया हम आपसे विशेष अनुरोध करेंगे।
कि आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हम इससे भी बेहतर और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे हम अपने चैनल पर और भी सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।